वॉशिंगटन के सिएटल की गलियों में लगातार बारिश गिरती रहती है। ये बारिश सिर्फ सड़कों को ही नहीं भिगोती, बल्कि पूरे शहर पर एक उदासी की चादर भी बिछा देती है। 1980 के दशक में यहाँ के हालात कुछ ऐसे ही थे, लेकिन तब इस उदासी के पीछे एक अलग तरह का अंधेरा छिपा हुआ था। उन दिनों धुंध से भरी रातों में छोटे छोटे बार और कैफे लोगों की हलचल से भरे रहते थे, जहाँ शतरंज के डिजाइन वाले शर्ट पहने, फटी हुई जीन्स डाले और थकी हुई आंखों वाले युवक जमा होते थे। यहाँ कोई दिखावा नहीं था, बस एक सच्चाई थी जो इन चेहरों की खामोशी में, छोटी संगीत महफिलों में गूंजते गीतों की दर्द भरी पंक्तियों में झलकती थी। ये वही दौर था जब ग्रंज सिर्फ एक म्यूजिक स्टाइल नहीं थी, बल्कि एक पहचान बन चुकी थी। ये कोई मार्केट ट्रेंड नहीं था जिसे बड़ी रिकॉर्ड कंपनियां चमकदार पैकेजिंग में लपेटकर बेच सकती थी। ये एक मानसिकता थी, एक खोई हुई पीढ़ी की गूंजती हुई निराशा, जो झूठे सपनों के पीछे भागते भागते अपने अस्तित्व से ही कट चुकी थी। जब उन्हें इस दुनिया से कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने इसे गिटार के तीखे टूटे हुए सुरों में तलाश लिया। 1980 के अंत और 1990 की शुरुआत में सिएटल एक ऐसी क्रांति के कगार पर खड़ा था जो अखबारों की सुर्खियां नहीं बनी, लेकिन उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में धड़क रही थी, जो हर सुबह अनचाही नौकरियों पर जाने के लिए जागते थे, जो अपनी खिड़कियों के बाहर एक बेहतर कल तलाशते थे और जो अपने गैरेज में म्यूजिक के माध्यम से अपनी आवाज को ढाल रहे थे। इन सब के बीच एक दुबला पतला लड़का था जो वॉशिंगटन के एबरडीन इलाके से आया था। ये जगह सिएटल जितनी ही ठंडी और धुंध से घिरी थी, लेकिन उससे कई ज्यादा अकेली थी। इसी माहौल ने उस लड़के की सोच को बदल दिया और अनजाने में ही उसे ग्रंज म्यूजिक का चेहरा बना दिया। हम बात कर रहे हैं कर्ट कोबेन की। शायद आप ये कहानी पहले से जानते हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कर्ट कभी ग्रंज का मसीहा बनना ही नहीं चाहता था। शायद वो आखिरी कलाकार था जिसने हमेशा इस दिखावे की दुनिया से अलग रहने की कोशिश की। उसकी प्रतिभा बेमिसाल थी, उसकी संवेदनशीलता असीम थी, लेकिन उसकी पीड़ा भी उतनी ही गहरी थी और यही दर्द उसकी आवाज में समा गया। जब मेनस्ट्रीम का म्यूजिक लोगों को ख्वाब बेचने में लगा था, तब ग्रंज उन ख्वाबों को चकनाचूर कर रहा था। आज के एपिसोड में हम उसी सफर पर निकलेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका गुमशुदा हड्डियां के एक और डरावने एपिसोड में। अब हम लौटते हैं उन दिनों में जो कर्ट कोबेन को दुनिया के सामने लाए और फिर उन्हीं दिनों ने उसे हमसे छीन भी लिया। अमेरिका के कई दूसरी जगहों की तरह सिएटल का इतिहास भी वहां के मूल निवासियों की विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है। वो लोग जो यूरोपीय कॉलोनाइजर्स के आने से बहुत पहले इस धरती पर बस चुके थे। उत्तर पश्चिम अमेरिका के इसी जमीन पर द्वामिश और स्क्वामिश जनजातियां निवास करती थी। ये लोग नदियों और जंगलों पर डिपेंड थे। मछली पकड़ना, शिकार करना और प्राकृतिक संसाधनों को इकट्ठा करके जीवन बिताना उनकी जीवन शैली का हिस्सा था। खासकर सैल्मन मछली उनके भोजन और संस्कृति का एक खास हिस्सा थी। लेकिन जैसे जैसे उपनिवेशीकरण आगे बढ़ा, सब कुछ बदलने लगा। इन जनजातियों के प्रमुख चीफ सिएटल ने देखा कि उनकी जमीनें धीरे धीरे हाथ से निकल रही थी, कभी प्रतिद्वंदी जनजाति पटकनिम के कारण, तो कभी नए आने वाले यूरोपीय कॉलोनाइजर्स के कारण। उन्होंने संघर्ष के बजाय एक अलग राह चुनी। चीफ सिएटल ने गोरे कॉलोनाइजर्स के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने का निर्णय लिया, खास तौर पर अमेरिका के एक प्रमुख बसने वाले व्यक्ति डॉक्टर डेविड स्वेंस मेनार्ड के साथ। उनके बीच बनी इस आपसी समझ ने मूल निवासियों के लिए कुछ अवसरों के दरवाजे खोले। लेकिन क्या यह सौदा वाकई उनके पक्ष में था, या फिर ये उनके एग्जिस्टेंस के धीमे पतन की शुरुआत थी? ये एक अनसुलझा सवाल है। बाद में जब यूरोपीय बस्ती एक बड़े सेंटर में बदल गई, तो डॉक्टर डेविड मेनार्ड ने इस जगह का नाम सिएटल रखा, चीफ सिएटल के सम्मान में। 1866 में चीफ सिएटल की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके नाम पर रखा गया ये शहर आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ने लगा। सिएटल की भौगोलिक स्थिति ने इसे विकास के लिए आइडियल बना दिया। समृद्ध जल स्रोतों और उपजाऊ जमीन के कारण ये शहर लकड़ी उद्योग का एक विशाल केंद्र बन गया। यहाँ से भारी मात्रा में लकड़ी कैलिफोर्निया समेत पूरे अमेरिका में भेजी जाने लगी और इसी के साथ सिएटल की पहचान एक व्यापारिक हब के रूप में स्थापित होने लगी। 19वीं सदी के आखिर में अलास्का में सोने की खोज हुई, जिसने सिएटल को एक आर्थिक उछाल दिया। ये शहर खनिकों के लिए एक मेन सप्लाई और व्यापारिक केंद्र बन गया। सिएटल की गलियां उन लोगों से भर गई जो सोने की चमक के पीछे अपने भाग्य की तलाश में निकले थे।
लेकिन ये दौर ज्यादा समय तक नहीं चला। 1879 में सिएटल में एक विनाशकारी आग लगी। इस आग ने शहर के मुख्य कमर्शियल क्षेत्र को पूरी तरह खाक कर दिया। बाजार जलकर राख हो गए, इमारतें गिर गई और उम्मीदें भी राख के गुबार में बदल गई। लेकिन यह हादसा एक नए सिएटल की शुरुआत बन गई। के बाद शहर को नए डिजाइन और आधुनिक संरचना के साथ फिर से बनाया गया। ऊंची सड़कें, मजबूत इमारतें, बेहतर व्यवस्था, सिएटल को भविष्य के लिए तैयार किया गया। लेकिन फिर आया 1930 का दौर, महामंदी का काला साया। पूरे अमेरिका की तरह सिएटल भी इस आर्थिक तबाही की चपेट में आ गया। बेरोजगारी आसमान छूने लगी, फैक्ट्रियां बंद होने लगी, लोग काम की तलाश में दर बदर भटकने लगे। शहर में सामाजिक अस्थिरता पनपने लगी। सरकार ने राहत योजनाएं लागू की। सड़कों, पार्कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण को बढ़ावा दिया गया, जिससे अस्थायी रोजगार पैदा हो सके। यही वो योजनाएं थी जिन पर सिएटल का भविष्य टिका था। सिएटल हमेशा से विरोधाभासों का शहर रहा है। एक और ये अवसरों और व्यापार का केंद्र रहा है, जहाँ से बिजनेसमैन लोगों ने जन्म लिया और जहाँ से सपनों को आकार मिला। दूसरी ओर ये निरंतर संघर्ष का भी गवाह रहा, चाहे वो मूल निवासियों का खोता हुआ अस्तित्व हो या फिर महामंदी के बाद की बेरोजगारी। ये शहर अपने मौसम की तरह है, गंभीर, ठंडा और धुंध से भरा हुआ। यहाँ गरज तूफान दुर्लभ है, लेकिन बारिश कभी नहीं रुकती। अक्टूबर से अप्रैल तक 226 दिनों तक बादल इसका आसमान घेर लेते हैं। ये एक ऐसा शहर है जिसकी हवाओं में बीते कल की गूंज है, ऐसी कहानी जो अब भी जारी है। 1970 से 1990 के बीच सिएटल के इस ठंडे, बरसाती और उदास शहर ने अपने सबसे अंधेरे दिनों का सामना किया। गीली सड़कों पर थके हुए मजदूर, टूटे हुए कलाकार, खोए हुए सपने और उनके बीच हिंसक लोग घूमते थे, जो धीरे धीरे इस शहर को एक भयावह मंच में बदल रहे थे। ये एक ऐसा दौर था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ जीने का संकट भी बढ़ता जा रहा था। अपराध हर गली, हर कोने में अपना चेहरा दिखाने लगा था। बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता ने हताशा को जन्म दिया। जब बोइंग, जो शहर की सबसे बड़ी औद्योगिक कंपनी थी, उसने हजारों कर्मचारियों को निकाल दिया। इस औद्योगिक गिरावट ने गरीबी और अपराध को एक संक्रामक बीमारी की तरह फैला दिया। नशे की लत, लूटपाट, हथियारबंद हमले, ये सब अब सिएटल की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब महिलाओं के लापता होने और निर्मम हत्याओं की घटनाएं बढ़ने लगी। और इसी दौर में पहली बार इस शहर ने एक ऐसा नाम सुना, थियोडोर बंडी। वो व्यक्ति जो दिखने में आम, बोलने में अट्रैक्टिव और बर्ताव में सहज था, लेकिन उसके भीतर एक भयानक दरिंदा छुपा बैठा था। 1974 और 1975 के बीच जवान औरतें अचानक गायब होने लगी। किसी को कुछ पता नहीं चला, कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। लेकिन जब उनके शव मिलने लगे तो वो इतने क्षत विक्षत थे कि वो अपनी कहानी भी नहीं सुना सकते थे। लंबे समय तक थियोडोर बंडी ने इस शहर की मासूमियत और पुलिस की अनुभवहीनता का फायदा उठाया। उसने अपने अपराधों को एक कलाकार की तरह अंजाम दिया, ऐसे जैसे वो कभी था ही नहीं। वो सिर्फ हत्या नहीं करता, बल्कि अपने शिकार के साथ क्रूर खेल खेलता था। और फिर एक दिन वो पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी और सजा ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब सिएटल पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा। और जब 1980 का दशक आया, ये डर और भी गहरा हो गया। थियोडोर बंडी अब जेल में था। शहर की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे फिर से चलने लगी, लेकिन नई समस्याएं सिर उठाने लगी। हेरोइन और कोकीन का व्यापार शहर की नसों में जहर की तरह बहने लगा। बेरोजगारी बढ़ रही थी। बेघर लोगों की संख्या हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही थी। जो मोहल्ले कभी शांत और सुरक्षित हुआ करते थे, वो अब अपराध के अड्डे बन चुके थे। पुलिस इस हिंसा को रोकने में बेबस दिख रही थी, लेकिन असली दहशत का साया तब गहराया जब एक और खूनी दरिंदा इस अराजक माहौल में उभर आया। ग्रीन रिवर किलर गैरी रिजवे। जिस ग्रीन रिवर ने कभी चीफ सिएटल और शुरुआती बसने वालों के लिए जीवन का स्रोत प्रदान किया था, वही नदी अब एक हत्यारे की कब्रगाह बन चुकी थी। ये एक ऐसा शिकारी था जो अपनी शिकार को बड़ी बेरहमी से चुनता और फिर उन्हें ऐसे गायब कर देता जैसे वो कभी थे ही नहीं। कितनी महिलाओं को उसने मौत के घाट उतारा, इसका सही आंकड़ा आज भी अज्ञात है, लेकिन 50 शवों की पुष्टि की जा चुकी है। वो सेक्स वर्कर और समाज के हाशिए पर जी रही महिलाओं को चुनता था, उनके भरोसों को तोड़ता और फिर उन्हें इस दुनिया से मिटा देता था।
सालों तक वो एक साए की तरह शहर में घूमता रहा। शहर के ऊपर डर का अंधेरा गहराने लगा। महिलाएं अब रात में अकेले बाहर निकलने से डरने लगी। अखबारों में हर दिन लापता होने वाली महिलाओं की खबरें छपती, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगली शिकार कौन होगा। सिएटल के लोग, जो पहले ही आर्थिक अस्थिर था और अपराध की मार झेल रहे थे, पूरी तरह से अविश्वास, भय और अनिश्चितता में डूब चुका था। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं थी, ये उस पूरी सभ्यता की कहानी थी जो विकास की अंधी दौड़ में अपने ही लोगों को पीछे छोड़ रहा था। जहां एक और वो महिलाएं जो सुरक्षित मोहल्ले में रहती थी और नौकरी पेशा जीवन जी रही थी, वो इस कत्लेआम से बच गई। वही दूसरी ओर जो महिलाएं मजबूरी में सड़कों पर थी, वो इस शिकारी की दया पर निर्भर थी। पुलिस की नाकामी ने इस दरिंदे को लगभग 2 दशकों तक बेखौफ घूमने दिया। धीरे धीरे सिएटल को एक बर्बाद होते शहर के रूप में देखा जाने लगा, खासकर युवाओं के बीच जो हर हाल में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। बारिश से भीगी और मौत की कहानियां समेटे इन सड़कों ने मजदूर वर्ग के युवाओं को ये सिखा दिया कि बड़ी इंडस्ट्री अब स्टेबल फ्यूचर की गारंटी नहीं थी। निराशा अब हवा में घुल चुकी थी और म्यूजिक सबसे आसान जरिया बन गया जिससे इस टूटे हुए समाज की आत्मा को निकाला जा सकता था। लेकिन 1980 के दशक तक सिएटल म्यूजिक की दुनिया में पिछड़ा हुआ था। न लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क जैसी बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री थी, न कोई मंच जहां कलाकार अपनी पहचान बना सके। इसी वजह से युवाओं ने खुद को अपने कमरों और गैरेज में बंद कर लिया, जहां वो अकेले या दोस्तों के साथ म्यूजिक बनाते, चीखते और अपनी घुटन को सुरों में बदलते। लेकिन वो 1980 के दशक के हेवी मेटल से अलग कुछ करना चाहते थे। ये युवक बागी थे, लेकिन वो पंक रॉक से भी खुद को जोड़ नहीं पाते थे। असल में इन युवाओं के पास कोई बौद्धिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, वो बस हतोत्साहित और हताश थे। उनके पास गिटार थे, लेकिन कोई म्यूजिक की ठोस संरचना नहीं थी। सिर्फ गिटार के कर्कश और टूटती बिखरती ध्वनि ही उनके लिए इस बेरहम दुनिया से बचने का एकमात्र रास्ता थी। धीरे धीरे इस आंदोलन ने कुछ शुरुआती बैंड्स को जन्म दिया, हालांकि इनमें से कई को कभी पहचान नहीं मिली। इन बैंड्स के नाम थे साउंड गार्डन, मड हनी, माल फंक्शन, मेलविन्स, स्किन यार्ड और द ह्यूमन। इन बैंड्स के गाने अकेलेपन, डिप्रेशन, पीड़ा और गुस्से के बारे में थे। एक ऐसा म्यूजिक जो उन युवाओं की आवाज बन गया जिन्होंने उम्मीद करना छोड़ दिया था। लेकिन सब कुछ तब बदला जब सब पॉप नाम की एक इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड लेबल सामने आई। इस लेबल ने इन गुमनाम बैंड्स को मंच देना शुरू किया और यहीं से सिएटल की ग्रंज क्रांति की शुरुआत हुई। इसी दौर में 3 बैंड्स उभरे जो इस क्रांति को पूरी दुनिया तक ले गए: एलिस इन चेन्स, पर्ल जैम और निर्वाणा। एलिस इन चेन्स के लेन स्टेली ने सिएटल के अंधेरे पहलू को अपने म्यूजिक में उतारा, क्योंकि उनका बचपन नशे की लत और कठिनाइयों के बीच बीता था। इसी तरह 1991 में पर्ल जैम ने जेरेमी नाम का गाना रिलीज किया, जो एक असली घटना पर आधारित था। एक किशोर जिसने अपनी क्लास के सामने आत्महत्या कर ली थी। और फिर उसी साल निर्वाणा ने नेवर माइंड एल्बम रिलीज किया। इस एल्बम से निकला गीत स्मेल्स लाइक अ टीन स्पिरिट, जिसने जैसे एक बम की तरह धमाका किया और उस निराश खोई हुई युवा पीढ़ी की आवाज बन गया। कुछ ही वक्त बाद सिएटल, जो कभी अपराध और हताशा का अड्डा था, दुनिया का म्यूजिक रेवोल्यूशन सेंटर बन गया। लेकिन इसके बावजूद ये शहर अपनी ही जकड़ में दम घोट रहा था। 1990 का दशक अपने साथ बढ़ते क्राइम रेट, तेजी से बढ़ती आबादी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट के बढ़ते प्रभाव को लेकर आया। शहर की अर्थव्यवस्था फिर से बदल रही थी और इस बदलाव का सबसे कड़वा सच था सोशल इनइक्वालिटी। जो शहर कभी मजदूरों और संगीतकारों का घर था, वो अब धीरे धीरे उद्योगपतियों का किला बन रहा था। अब अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी हो रही थी और इस पूरे बदलाव के सेंटर में था कर्ट कोबेन, वो व्यक्ति जो एक खोई हुई पीढ़ी की निराशा और गुस्से का झंडा बरदार बन गया था। उसकी सूरत उस बेचैन युवा पीढ़ी की असली तस्वीर थी। उसकी कमजोर काया उसके मंच पर गूंजते वायलेंट पर्सनैलिटी के बिल्कुल अलग थी। उसका चेहरा तेज कोणीय, आंखों में एक अजीब सी उदासी और आवाज में टूटे हुए सपनों की गूंज थी। गहरी नीली थकी हुई आंखें हमेशा एक चुपचाप घुलते दर्द की झलक देती। उसके भूरे बाल अक्सर मैले और अजीब रंगों में रंगे होते, नारंगी, हरे या कोई और बेतरतीब रंग जो उसकी मौजूदगी के अनिश्चित रूप को दिखाते। कर्ट अपनी इमेज की परवाह नहीं करता और यही उसे ग्रंज का सिंबल बना देता था। ढीली शर्ट, फटी हुई जींस, पुराने कार्डिगन और घिसे पिटे जूते।
ये सब उसकी पहचान बन गए। मंच पर उसकी शरीर की मुद्रा झुकी हुई होती, गिटार कमर से नीचे लटकता और उसके धीमे लेकिन गहरे इशारे उसकी असली ऊर्जा को दर्शाते। जब वो गाता नहीं बल्कि चिल्लाता था तो उसकी आवाज एक असली दर्द का विस्फोट होती थी। असल में कर्ट दर्द को कला में बदल देता था, लेकिन जब वो मंच से उतरता तो उसका खाली और रहस्यमय चेहरा उसे एक डिवाइन इमेज प्रदान करता। वो कभी भी एक स्टार नहीं बनना चाहता था, लेकिन विडंबना ये थी कि अपनी ही प्रसिद्धि से नफरत करने की वजह से वो अपनी पीढ़ी का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। वो एक अजीब विरोधाभास था, एक ऐसा इंसान जिसने शोहरत को ठुकराया लेकिन खुद ही एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया। जहां अधिकतर लोग इस मुकाम पर पहुंचकर संतुष्ट हो जाते, कर्ट इस पूरी दुनिया से नफरत करने लगा। कर्ट कोबेन का जन्म एबरडीन में वॉशिंगटन के एक छोटे इंडस्ट्रियल शहर में हुआ था, जो उस समय आर्थिक तंगी और सामाजिक संघर्षों से जूझ रहा था। उनकी मां वेंडी एक लोकल रेस्टोरेंट में वेटरेस थी। उनके पिता डोनाल्ड लेलैंड कोबेन एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक के रूप में काम करते थे। कर्ट बचपन से ही क्रिएटिव और बेचैन स्वभाव के थे। उनकी मां के परिवार में म्यूजिक की विरासत थी और कर्ट ने इसे अपने भीतर आत्मसात कर लिया। उनके चाचा चक फ्रेडनबर्ग एक बैंड का हिस्सा थे। उनकी चाची मैरी अल ग्रेस हार्बर काउंटी की कई बैंड्स में गिटार बजाया करती थी। यहाँ तक कि उनके दादा के भाई डिलबर्ट एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायक थे। लेकिन सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, कर्ट की कल्पना शक्ति भी असाधारण थी। उन्होंने अपने दिमाग में एक काल्पनिक दोस्त बनाया जिसका नाम था बोधा। कर्ट अक्सर बोधा से बातें किया करते थे। ऐसा लगता है कि बोधा ही उनका एकमात्र विश्वास पात्र था, जिससे वो अपने गहरे विचार और भावनाओं को शेयर करते थे। ये एक बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट है क्योंकि सालों बाद कर्ट ने अपनी आखिरी विदाई लेटर में बोधा का जिक्र किया। कर्ट का शुरुआती बचपन एक प्रेमपूर्व परिवार, कला और संगीत से जुड़ा हुआ था। वो बहुत छोटे थे लेकिन तब भी बीटल्स के गाने गाया करते और अपनी खूबसूरत ड्राइंग से सभी को इम्प्रेस करते थे। लेकिन ये बचपन तब बिखर गया जब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उस समय कर्ट की उम्र सिर्फ 9 साल थी और यह घटना उनके जीवन पर गहरा असर छोड़ गई। तलाक से पहले कर्ट खुद को एक शीतल और प्यार करने वाले परिवार का हिस्सा मानते थे, लेकिन परिवार के टूटने ने उन्हें अकेलापन महसूस करवाया। ये छोड़े जाने का एहसास उनके जीवन भर उनके भीतर गूंजता रहा, जैसा कि अक्सर माता पिता के अलग होने के बाद होता है। कर्ट का स्वभाव और ज्यादा रिबेल हो गया। उन्होंने अपनी तकलीफों से बचने के लिए ड्राइंग और म्यूजिक में खुद को पूरी तरह डुबो दिया। तलाक के बाद कर्ट अपने पिता डोनाल्ड के साथ रहने लगे। शुरुआत में ये बदलाव उन्हें अच्छा लगा, लेकिन जब उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली तो कर्ट पूरी तरह अलग थलग महसूस करने लगे। सबसे बड़ी वजह थी उनकी सौतेली माँ जेनी वेस्टबी, जिनकी पिछली शादी से पहले से ही बच्चे थे, जिससे कर्ट को अपनी ही घर में अजनबी होने का एहसास हुआ। थोड़े समय बाद डोनाल्ड कोबेन का एक और बेटा हुआ, जिसने कर्ट और उनके पिता के बीच की दूरी और बढ़ा दी। उसी समय उनकी माँ वेंडी एक ऐसे आदमी के साथ रिश्ते में आ गई जो शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्व्यवहार करता था। इस घरेलू हिंसा ने कर्ट के लिए घर को नर्क बना दिया। इन सभी घटनाओं ने कर्ट के व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। वो कभी उत्साह और खुशी से भर जाते तो कभी गहरे अकेलेपन में खो जाते। लेकिन इसी उथल पुथल के समय में उन्होंने संगीत के प्रति अपने प्रेम को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। कर्ट कोबेन के लिए लोगों के बीच घुलना मिलना हमेशा एक चुनौती रही। स्कूल में उसे अजीब लड़के के रूप में देखा जाता। अक्सर वो बुलिंग का शिकार होता। दूसरे बच्चे उसे समलैंगिक कहकर चिढ़ाते थे क्योंकि वो भावुक और आत्मकेंद्रित था। कर्ट के पास उसका कोई ठोस जवाब नहीं था। उसने बस धीरे धीरे खुद को दुनिया से अलग कर लिया। वो अकेले रहना पसंद करता था, अपनी स्केच बुक में डूबा रहता, म्यूजिक सुनता और अपनी ही दुनिया में खोया रहता। हालांकि वो स्कूल में ज्यादा फेमस नहीं था, लेकिन उसकी कला में गहरा प्रभाव था। उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स अक्सर विचित्र और अस्थिर कर देने वाले होती थी, जिनमें छुपे प्रतीकात्मक अर्थ उसके मन की उथल पुथल को दिखाते थे। इन्हीं सब चीजों ने उसे पंक रॉक की तरफ धकेल दिया, एक ऐसा म्यूजिक जो उस समय उसकी बेचैनी और रिबेल स्वभाव को आवाज देता था। 1980 के दशक के मध्य में कर्ट ने लोकल पंक बैंड्स के शो में जाना शुरू कर दिया, खासतौर पर द मेलविल्स के कॉन्सर्ट में। बाद में उसने बैंड के गायक बज ऑसबर्न से दोस्ती कर ली। बज उसके लिए सबसे बड़े प्रभावों में से एक बन गया। उन्होंने कर्ट को ब्लैक फ्लैग, द स्टूजेस, सेक्स पिस्टल्स और मड हनी जैसे बैंड से परिचित करवाया। धीरे धीरे कर्ट ने गिटार बजाना सीखा और अपनी खुद की धुन बनाने लगा। उसकी पहली गिटार उसे उसकी चाची मैरी ने जन्मदिन पर गिफ्ट दी थी।
क्योंकि उन्हें पहले से ही एहसास हो गया था कि कर्ट में कुछ अलग बात थी। उसी दौर में एक नए म्यूजिक मूवमेंट ने जन्म लिया। इसे ग्रंज कहा गया। ये शब्द पहली बार 1980 के दशक की शुरुआत में मडहनी बैंड के गायक मार्क आर्म ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने इस संगीत को गंदा और अशुद्ध कहा क्योंकि इसमें काफी विकृत और असंतुलित गिटार ध्वनियां थी जो पारंपरिक संगीत से बिल्कुल अलग थी। हालांकि ग्रंज की असली पहचान कुछ साल बाद जाकर बनी। उसी दौरान कर्ट पूरी तरह से म्यूजिक की दुनिया में डूब चुके थे। उन्होंने लगातार अभ्यास किया और एक दिन अपना खुद का बैंड बनाने का सपना देखने लगे। उनके गानों के बोल उनके खुद के जीवन और एबरडीन की कड़वी सच्चाइयों के इर्द गिर्द घूमते थे। कर्ट को अपने होम टाउन से नफरत थी। ये जगह उन्हें घुटन भरी, संकीर्ण मानसिकता वाली और रचनात्मकता को कुचल देने वाली लगती थी। उनकी माँ के घर से निकाल देने के बाद ये घुटन और भी बढ़ गई। अब वो कभी कभी दोस्तों के घरों में ठहरते तो कभी रातें इधर उधर बिताते। कुछ अफवाहों के अनुसार एक समय वो एक पुल के नीचे भी रहे। हालांकि इस दावे की कोई ठोस पुष्टि नहीं है। इसी दौरान कर्ट ने नशीली दवाओं का सेवन शुरू कर दिया, एक ऐसी लत जो आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बनने वाली थी। शुरुआत में उन्होंने मैरिजुआना और LSD का इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे ये लत बढ़ती गई। इसी के साथ कर्ट को बार बार पेट में असहनीय दर्द की समस्या होने लगी। डॉक्टर इस दर्द की सही वजह कभी पता नहीं लगा सके। अंततः इस पीड़ा से राहत पाने के लिए कर्ट ने हेरोइन का सहारा लिया। यही वो दौर था जब उनके जीवन ने एक अंधेरे रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिए थे। कर्ट कोबेन की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनके दोस्त बज ऑसबॉर्न, जो मेलविन्स बैंड के प्रमुख गायक थे, उन्होंने उनकी मुलाकात युवा बेसिस्ट क्रिस नोवोसेलिक से करवाई। क्रिस को भी म्यूजिक से उतना ही जुनून था जितना कर्ट को। धीरे धीरे दोनों मेलविन्स के रिहर्सल सेशंस में जाने लगे, जहां कर्ट ने पहली बार क्रिस को अपनी रिकॉर्ड की हुई डेमो टेप सुनाई। पहले तो क्रिस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से सुना तो वो कर्ट के टैलेंट से प्रभावित हुए। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक बैंड बनाने का फैसला किया और दूसरे युवा म्यूजिशियंस की तलाश शुरू की। शुरुआती दिनों में बैंड की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। उनका नाम बार बार बदला गया। उनके संभावित नामों में शामिल थे टेड एड फ्रेड, स्कीड रो, पेन कैप चू, फ्रूट ऑयस्टर, पिकल मेटर और कई अन्य। कुछ नाम कुछ समय के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन कोई भी नाम परमानेंट नहीं रहा। इसके अलावा उनका पहला ड्रमर था एरॉन बर्कहार्ड, लेकिन बैंड को एक परमानेंट ड्रमर खोजने में काफ़ी मुश्किलें आई। 1987 में उन्होंने सिएटल के अंडरग्राउंड म्यूजिक जगत में छोटे मोटे शो करना शुरू किया। सिएटल धीरे धीरे ग्रंज म्यूजिक का सेंटर बन रहा था। इसी दौर में कई नाम बदलने के बाद उन्होंने आखिरकार अपने बैंड का नाम निर्वाणा रखा। ये नाम कर्ट की सोच को दर्शाता था। वो चाहते थे कि उनका म्यूजिक कठोर और विद्रोही होते हुए भी आत्मिक शांति और रोशनी की भावना दे। हालांकि उनके म्यूजिक और गानों में गहरी उदासी और विद्रोह की झलक स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी। निर्वाणा के शुरुआती शो छोटे और डिसऑर्गेनाइज थे, जो उनके पंक रॉक एटीट्यूड को दिखाते थे। शुरुआत में वो छोटे दर्शकों के सामने परफॉर्म करते, जिनमें ज्यादातर उनके दोस्त और दूसरे लोकल म्यूजिशियंस होते। कई बार उनके शो निराशाजनक साबित होते क्योंकि दर्शकों का ध्यान भटक जाता या वो उनकी परवाह ही नहीं करते। लेकिन कुछ शो ऐसे भी थे जहां लोग उनके म्यूजिक से जुड़ने लगे। उनके शुरुआती महत्वपूर्ण शो में से एक शो बी हाइव रिकॉर्ड्स नामक स्टोर में हुआ था। यहाँ निर्वाणा ने जमीन पर खड़े होकर शो किया और धीरे धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ ही समय में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों ने बैंड को लगभग कुचल ही दिया। कर्ट कोबेन, जो इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं कर रहे थे, अचानक अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे, खास तौर पर जब उन्होंने अपनी कुछ पुरानी गर्लफ्रेंड्स को अपनी धुनों पर झूमते देखा। एक और महत्वपूर्ण शो सिएटल के वो क्लब में हुआ, जो सब पॉप संडे इवेंट का हिस्सा था। ये क्लब छोटा और अनोखा था और इसकी बारटेंडर एक ट्रांस वुमन थी, जो इस जगह की पहचान थी। निर्वाणा को रात के आखिरी स्लॉट में परफॉर्म करने का मौका मिला, जब तक ज्यादातर दर्शक शराब के नशे में डूब चुके थे। इसके बावजूद कर्ट इस मौके को लेकर उत्साहित थे, क्योंकि ये प्रोग्राम सब पॉप द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। ये वही इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड कंपनी थी जिससे वो कॉन्टैक्ट बनाना चाहते थे। वैसे देखा जाए तो निर्वाणा के शुरुआती शो में दर्शकों की प्रतिक्रिया मिक्स रही। कुछ शो पूरी तरह असफल रहे। कई बार दर्शकों की संख्या इतनी कम होती कि हॉल आधा खाली रहता और कभी कभी तो आखिरी समय पर शो को कैंसिल कर दिया जाता। ऐसा भी समय आया जब बैंड को सिर्फ 6-7 लोगों के सामने परफॉर्म करना पड़ा। इसके अलावा जब भी उन्हें लिविंग कलर जैसे लोकप्रिय बैंड्स के साथ शो करने का मौका मिला, तो दर्शकों ने निर्वाणा की कच्ची असंस्कृत ध्वनि को लेकर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
बैंड लगातार नए ड्रमर आजमा रहा था, लेकिन कोई भी परमानेंट रूप से उनके साथ नहीं टिक पाया। ये प्रॉब्लम तब तक बनी रही जब तक कि उन्हें चार्ल्स चैनिंग नहीं मिला, जिसने उनके साथ पहला एल्बम रिकॉर्ड किया। 1990 में निर्वाणा ने सभी को चौंकाते हुए अपने पहले एल्बम ब्लीच की घोषणा की, जिसे इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड लेबल सब पॉप ने प्रोड्यूस किया। एल्बम का साउंड बेहद रफ और भारी था, जिसमें पंक और मेटल का प्रभाव साफ झलकता था, लेकिन फिर भी इसमें एक अनोखी ताजगी थी। इसके रिलीज होने के बाद निर्वाणा के लिए चीजें बदलने लगी। जब वो अमेरिका में टूर पर निकले तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि कुछ दर्शकों को उनके गाने पहले से याद थे और वे उनके साथ गा रहे थे। ये पहली बार था जब बैंड ने अपनी मर्चेंडाइज टी शर्ट्स बेचना शुरू किया और शो से पैसे कमाना शुरू किया। हालांकि निर्वाणा अब अंडरग्राउंड रॉक में एक पहचान बन चुके थे, लेकिन बैंड को अभी भी एक अधिक ऊर्जावान और वर्साटाइल ड्रमर की जरूरत थी। 1990 में चार्ल्स चैनिंग ने बैंड को छोड़ दिया और उनकी जगह डेव ग्रोहल आए, जो पहले स्क्रीम नामक बैंड के ड्रमर थे। डेव ग्रोहल निर्वाणा के लिए एकदम सही साबित हुए। उनकी स्टाइल और एनर्जी बैंड के म्यूजिक के साथ पूरी तरह मैच होती थी। डेव के आने के बाद निर्वाणा की मूल संरचना पूरी हो गई और उन्होंने अपने दूसरे एल्बम नेवरमाइंड पर काम करना शुरू किया। इस एल्बम की रिकॉर्डिंग में लगभग 1 साल का समय लगा, लेकिन जब यह रिलीज हुआ तो उसने पूरे रॉक म्यूजिक वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। स्मेल्स लाइक टीन स्पिरिट, कम एज यू आर और लिथियम जैसे गाने बम की तरह धमाके के साथ आए। एल्बम ने मिलियनों कॉपियां बेची और निर्वाणा को सीधे चार्ट्स के टॉप पर पहुंचा दिया। अब ग्रंज अंडरग्राउंड से निकलकर मेन स्ट्रीम बन चुका था और कर्ट कोबेन इंटरनेशनल आइकॉन बन गए। इस एल्बम की सफलता इतनी विशाल थी कि नेवरमाइंड ने माइकल जैक्सन के एल्बम डेंजरस को भी बिलबोर्ड चार्ट्स में पहले नंबर से हटा दिया और अमेरिका का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया। ये अल्टरनेटिव रॉक के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव था और निर्वाणा को 90 के दशक का सबसे बड़ा बैंड बना दिया। हालांकि कर्ट कोबेन इस तेजी से मिली प्रसिद्धि से हैरान थे और उन्होंने इससे निपटने के अपने तरीकों को अपनाया। इसी दौरान उनकी मुलाकात कोर्टनी लव से हुई, जो होल बैंड की मेन सिंगर थी। कई सोर्स के अनुसार कोर्टनी पहले से ही कर्ट की प्रशंसक थी और वो उनसे मिलने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन कर्ट बेहद शर्मीले स्वभाव के थे और शुरुआत में उन्होंने कोर्टनी से दूरी बनाए रखी। इसके बावजूद कोर्टनी लव ने हार नहीं मानी और आखिरकार कर्ट कोबेन को अपने साथ समय बिताने के लिए मना लिया। धीरे धीरे कर्ट भी कोर्टनी के आकर्षण में खींचने लगे। दोनों की पहचान बेहद मजबूत थी, बेपरवाह, रिबेल और अपनी ही दुनिया में खोए हुए। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा जोड़ती थी वो थी नशीली दवाओं की लत, एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे उनके रिश्ते के केंद्र में आ गई। जनवरी 1992 में निर्वाणा को सैटरडे नाइट लाइव में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया। कर्ट बिल्कुल वैसे ही कपड़ों में पहुंचे जो वो कई दिनों से पहने हुए थे, एक पुराना फटा हुआ स्वेटर, घिसी पिटी जींस और पुराने कॉन्वर्स। इसके अलावा उन्होंने अपने बालों को मोरांगे कूल एड ड्रिंक पाउडर से रंग लिया था, जिससे उनकी लटें उलझी हुई और हल्के लाल रंग की लग रही थी। शो के आखिर में बैंड ने अपना पूरा सेट तबाह कर दिया और कर्ट ने अपने गिटार को मंच पर तोड़ दिया। बाद में MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स के बैक स्टेज में कर्ट और कोर्टनी की गन्स एंड रोजेस के गायक एक्सेल रोज से झड़प हो गई। कोर्टनी ने मजाक में एक्सेल से पूछा कि क्या वो उनकी बेटी फ्रांसिस बिन कोबेन के गॉडफादर बनना चाहेंगे। एक्सेल को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने गुस्से में कर्ट को धमकी दी, अपनी औरत का मुंह बंद रखो वरना अंजाम भुगतोगे। इसके जवाब में कर्ट ने एक रोबोटिक लहजे में कोर्टनी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो। ये सुनते ही सभी हंस पड़े, लेकिन एक्सेल को ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगा। दिलचस्प बात ये थी कि MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में चैनल के अधिकारियों को डर था कि निर्वाणा अरेप मी नामक कॉन्ट्रोवर्शियल गाना बजाएगा। उन्हें चिढ़ाने के लिए कर्ट ने परफॉर्मेंस की शुरुआत अरेप मी के शुरुआती सुरों से की, लेकिन फिर अचानक लिथियम बजाने लगे। MTV इस पर कोई प्रतिक्रिया देता ये घटना पहले ही इतिहास में दर्ज हो चुकी थी। इसी दौरान कर्ट और कोर्टनी लव ने शादी कर ली, एक साधारण लेकिन बेहद चर्चित फंक्शन जो हवाई के वाइकीकी बीच पर हुआ था। शादी के दौरान कर्ट ने एक पुराना फ्लैनल पैंट पहना था, जबकि कोर्टनी ने सफेद ड्रेस पहनी थी जो कभी अभिनेत्री फ्रांसिस फार्मर की थी। कुछ समय बाद दोनों के घर एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम फ्रांसिस बिन कोबेन रखा गया। कर्ट ने बिन नाम इसलिए रखा क्योंकि जब उन्होंने पहली बार अल्ट्रासाउंड में अपनी बेटी की छवि देखी तो उन्हें वो एक छोटे बीन्स जैसी लगी। हालांकि उनकी शादी जितनी रोमांटिक दिखती थी उतनी आसान नहीं थी। जल्द ही उनके रिश्ते में उथल पुथल शुरू हो गई। कारण साफ था, दोनों ही हेरोइन के लत से जूझ रहे थे और साथ ही म्यूजिक जगत की बढ़ती चुनौतियां उनके लिए मानसिक बोझ बनती जा रही थी। इसी बीच
मीडिया ने भी उनके निजी जीवन को पूरी तरह से घेर लिया और अखबारों में उनके बारे में भड़काऊ सुर्खियां छापने लगे। सितंबर 1992 में वैनिटी फेयर मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें दावा किया गया कि कोर्टनी लव ने अपने प्रेगनेंसी के दौरान हेरोइन का इस्तेमाल किया था। इस खबर के बाद लॉस एंजलिस की चाइल्ड सर्विस डिपार्टमेंट ने जांच शुरू कर दी ताकि यह तय किया जा सके कि कर्ट और कोर्टनी अपनी बेटी की देखभाल करने के योग्य नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ कि फ्रांसिस को टेम्पररी रूप से उनकी कस्टडी से हटा दिया गया। ये कर्ट के लिए एक कठिन समय था, एक ऐसा झटका जिसने उनकी मानसिक स्थिति को और भी खराब कर दिया। इसी दौरान एमटीवी भी असमंजस में था कि स्मेल्स लाइक टीन स्पिरिट के म्यूजिक वीडियो को इतनी बार प्रसारित किया जाए। हालांकि दर्शकों की मांग इतनी ज्यादा थी कि चैनल को इसे बार बार दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सॉन्ग एक पूरी पीढ़ी का प्रतीक बन गया, लेकिन विडंबना ये थी कि कर्ट कोबेन खुद इससे असहज महसूस करने लगे। यही से उनके मानसिक पतन की शुरुआत हुई। कर्ट को लगने लगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री और प्रशंसक उन पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रहे थे। उनसे अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई थी कि वो खुद को उन अपेक्षाओं के भार तले दबा हुआ महसूस करने लगे। एक इंटरव्यू में कर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें शोहरत से नफरत थी और वो कभी भी अपनी पीढ़ी के प्रवक्ता नहीं बनना चाहते थे। एक और मौके पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया, फेम मेरी जिंदगी में अब तक की सबसे बुरी चीज रही है। 1994 की शुरुआत तक कर्ट की मानसिक स्थिति तेजी से गिरने लगी। वो पहले से ज्यादा डिप्रेस और निराश महसूस करने लगे और इसी के साथ उनकी हेरोइन की लत भी बढ़ती गई। कई सोर्सेस के अनुसार कर्ट न केवल हताश थे बल्कि वो अपने ही म्यूजिक से अलग थलग महसूस करने लगे। मार्च 1994 में जब बैंड म्यूनिक जर्मनी में टर्मिनल 1 पर टूर कर रहा था, कर्ट को ब्रोंकाइटिस और गंभीर लैरिंजाइटिस हो गया। इसके तुरंत बाद वो इलाज के लिए इटली चले गए, जहां कोर्टनी लव भी उनके साथ थी। लेकिन एक सुबह जब कोर्टनी जागी तो कर्ट बेहोशी की हालत में पड़े मिले। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, जहां वो कई घंटों तक कोमा में रहे। शुरुआत में इसे एक दवा की ओवरडोज का मामला समझा गया, लेकिन बाद में कई स्रोतों ने दावा किया कि ये कर्ट की पहली सुसाइड की कोशिश थी। कुछ दिन बाद कर्ट ठीक होकर सिएटल लौट आए, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ चुकी थी। वो हर किसी से कटते जा रहे थे और उनका बर्ताव अजीब और अनियमित हो गया था। निर्वाणा, जो उस समय अपने करियर के चरम पर थी, उन्हें कई टूर रद्द करने पड़े क्योंकि कर्ट की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद कर्ट ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। कोर्टनी लव ने पुलिस को फोन किया और बताया कि कर्ट कमरे में बंद है, उनके पास हथियार है और वो सुसाइड करने की बात कर रहे हैं। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने कई बंदूकें और गोलियों की एक बोतल जब्त कर ली। इस घटना के बाद कोर्टनी ने बैंड के अन्य सदस्यों और कर्ट के करीबी दोस्तों से मदद मांगी। करीब 10 लोग एक साथ इकट्ठा हुए और कर्ट को रिहाब सेंटर में भर्ती होने के लिए मनाने लगे, लेकिन कर्ट ने फिर से खुद को कमरे में बंद कर लिया। हालांकि उसी रात उन्होंने आखिरकार इलाज के लिए हाँ कर दी। 30 मार्च 1994 को कर्ट लॉस एंजलिस के एक रिहाब सेंटर में भर्ती हुए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने वहां से भागने की प्लान बनाई। एक रात वो एक दीवार फांदकर बाहर निकल गए और बिना किसी को बताए सिएटल के लिए फ्लाइट पकड़ ली। इस दौरान फ्लाइट में उनकी मुलाकात गन्स एंड रोजेस के डफ मैकगन से हुई। ये पल, जो कोइंसिडेंस था, उनके जीवन के अंतिम दिनों का एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। हालांकि कर्ट कोबेन और डफ मैकगन के बीच आपसी मनमुटाव था, फिर भी डफ को कर्ट से मिलकर आश्चर्य हुआ। बाद में डफ ने कहा कि जब उन्होंने कर्ट को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सिएटल पहुंचने के बाद कर्ट एक रेस्टोरेंट में गए, जहां उन्होंने पुडिंग खाया, लेकिन जब उन्होंने बिल चुकाने के लिए अपना कार्ड दिया तो वो डिक्लाइन हो गया। इस समय तक कोर्टनी लव ने उनका क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दिया था। फिर कर्ट को चेक साइन करना पड़ा, लेकिन वो इतने थके हुए थे कि बीच में ही सो गए। किसी तरह जब वो वहां से बाहर निकले तो उन्होंने एक सिनेमा हॉल का रुख किया और जिन कैंपियन द्वारा निर्देशित फिल्म द पियानो देखी। इसके बाद वो अपने सिएटल के घर लेक वॉशिंगटन बुलेवार्ड ईस्ट की ओर रवाना हुए। इसी दौरान कर्ट कोबेन के लापता होने को लेकर उनके परिवार ने उनकी तलाश शुरू कर दी। कोर्टनी लव ने भी एक निजी डिटेक्टिव टॉम ग्रांट को काम पर रखा, क्योंकि वो अपने पति की गुमशुदगी को लेकर बेहद चिंतित थी। टॉम ग्रांट ने तुरंत जांच शुरू कर दी। उन्होंने कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और उन सभी जगहों को खंगालना शुरू किया जहां कर्ट हो सकते थे, लेकिन किसी को भी कर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी कि निर्वाणा अब समाप्त होने वाली थी। यह अफवाह तब और मजबूत हो गई जब 7 अप्रैल को बैंड को लोलापालूजा फेस्टिवल में अपनी प्रोग्राम कैंसिल करनी पड़ी। लगातार कैंसिल होते शो, कर्ट की बिगड़ती सेहत और बैंड के संभावित अंत की चर्चाएं अब पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री में गूंजने लगी थी।
निर्वाणा के प्रशंसकों और अन्य म्यूजिशियंस को ये महसूस होने लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा था। लेकिन असली सच्चाई 8 अप्रैल 1994 की सुबह सामने आई। सुबह लगभग 10 बजे सिएटल के रेडियो स्टेशन KXRX ने एक सनसनीखेज खबर जारी की। उन्होंने घोषणा की कि सिएटल पुलिस डिपार्टमेंट ने कर्ट कोबेन के घर लेक वॉशिंगटन बुलेवार्ड ईस्ट में एक शव बरामद किया है। ये खबर सुनकर हर कोई सदमे में रह गया। यहाँ तक कि कर्ट के परिवार और दोस्तों को भी इस समय तक उनके ठिकाने की कोई जानकारी नहीं थी। शुरुआती न्यूज रिपोर्टों में अनुमान लगाया जा रहा था कि यह शव कर्ट का हो सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। 20 मिनट बाद KXRX रेडियो स्टेशन को कर्ट की बहन किम कोबेन का फोन आया, जिन्होंने गुस्से में रेडियो पर ऐसी खबर चलाने की आलोचना की। स्टेशन ने सिर्फ इतना कहा कि वो पुलिस से संपर्क करे क्योंकि खबर एक विश्वसनीय स्रोत से आई है। और सच में उसी समय सिएटल पुलिस विभाग की प्रवक्ता विनेट टीशी को कर्ट कोबेन के घर के बाहर मीडिया से बात करते हुए देखा गया। जब पत्रकारों ने उनसे इस बारे में सवाल किए तो उन्होंने कंफर्म किया कि शव को सिर में शॉटगन की गोली लगी थी और घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला था। लेकिन इतनी जल्दी इस खबर की पुष्टि होना भी कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। इसके बाद परिवार को बताया गया कि कर्ट कोबेन का शव उनके घर के गैराज के ऊपरी बनी स्टूडियो ग्रीन हाउस टूफा में पाया गया था। कर्ट कोबेन का शव सबसे पहले VEC इलेक्ट्रिक कंपनी के कर्मचारी गैरी टी स्मिथ ने देखा। गैरी, जो एक इलेक्ट्रिशियन था, उसे कर्ट के घर में एक सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए भेजा गया था। काम के दौरान उसकी नजर ग्रीन हाउस टूफा की खिड़की से अंदर गई। पहली नजर में उसे लगा जैसे वो किसी पुतले को देख रहा हो, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा करीब गया उसे एहसास हुआ कि वो असल में कर्ट कोबेन का शव था। पहले तो गैरी को लगा कि कर्ट बस सो रहे हैं, लेकिन जब उसने उनके कान से खून बहता देखा तो सच्चाई समझ में आ गई। ये खबर तुरंत मीडिया में आग की तरह फैल गई और पुलिस की ऑफिशियल कंफर्मेशन से पहले ही इसे आत्महत्या करार दिया जाने लगा। फैंस की प्रतिक्रिया बेहद भावुक और दर्दनाक थी। मामले की सबसे चर्चित तस्वीर सिएटल टाइम्स के फोटोग्राफर टॉम रिस ने ली थी। उन्होंने दीवार में बने छोटे छिद्र से कैमरा अंदर डालकर वो तस्वीर खींची, जिसमें ग्रीन हाउस के कांच के दरवाजे के पीछे कर्ट के शरीर का एक हिस्सा, उनकी दाहिनी टांग, जूता और मुट्ठी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। जब कर्ट कोबेन का शव बरामद किया गया तो वो बुरी तरह विकृत हो चुका था। हालांकि गोली उनके चेहरे पर नहीं लगी थी, लेकिन गोली की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उनके सिर का एक हिस्सा फट गया था। इस वजह से उनकी पहचान के लिए पुलिस को उनके उंगलियों के निशान का उपयोग करना पड़ा, जिसे उनके पिछले गिरफ्तारी रिकॉर्ड से मिलाया गया। जब पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो उन्होंने कर्ट के शरीर के पास एक शॉटगन के कारतूसों से भरा थैला पाया। ये कारतूस रेमिंगटन मॉडल 11 20 गेज शॉटगन से मेल खाते थे, जो कर्ट के शव के पास रखी मिली थी। इसके अलावा एक गमले के अंदर एक सुसाइड नोट पाया गया, जिसे एक पेन के सहारे रोका गया था। इस नोट में उनकी सुसाइडल मानसिकता साफ झलक रही थी। उसी दिन किंग काउंटी के मेडिकल एग्जामिनर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की, जिसमें कंफर्म किया गया कि कर्ट कोबेन की मौत उनके सिर में शॉटगन से लगी गोली के कारण हुई। रिपोर्ट के अनुसार सभी सबूत इस और इशारा कर रहे थे कि ये आत्महत्या थी। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में उनके शरीर में ट्रैंक्विलाइजर और भारी मात्रा में हेरोइन के अंश पाए गए। दिलचस्प बात यह थी कि कर्ट, जो पहले से ही हेरोइन के सेवन के लिए कुख्यात थे, उनके शरीर में इतनी अधिक मात्रा पाई गई कि वो वैसे भी ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते थे। उधर कोर्टनी लव, जो हाल ही में एक रिहैब सेंटर से निकली थी, जब उन्हें अपने पति की मौत की खबर मिली तो उनकी प्रतिक्रिया बेहद नाटकीय थी। कुछ दिन पहले ही लॉस एंजलिस पुलिस ने उन्हें नशीली दवाओं के साथ पकड़ा था, लेकिन उन्होंने जमानत देकर खुद को एक रिहैब सेंटर में भर्ती करवा लिया था। लेकिन जब उन्होंने कर्ट की मौत की खबर सुनी तो उनका व्यवहार और भी अस्थिर हो गया। उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया कि उन्हें कर्ट का खून से सना मखमली कोट दिया जाए, जिसे उन्होंने तुरंत पहन लिया। जब पुलिस घटनास्थल से चली गई और वहां सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड मौजूद था, कोर्टनी लव वापस ग्रीन हाउस टूफा में गई, जहां अब भी कर्ट का खून फर्श पर फैला हुआ था। वहां उसने अपने हाथ खून में डुबो दिए, फिर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगी। वो रोती रही, दर्द में कराहती रही और आसमान की ओर हाथ उठाकर चिल्लाई, क्यों? उसी जगह कोर्टनी को कर्ट की खोपड़ी का एक छोटा सा हिस्सा मिला, जिसमें अब भी उनके बाल फंसे हुए थे। इसके बाद उसने कर्ट के कुछ और कपड़े पहन लिए, क्योंकि उनमें अब भी उनकी महक थी। फिर उसने दोबारा ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। अगले दिन निर्वाणा के प्रोड्यूसर जेफ मेसन कोर्टनी को फ्यूनरल होम ले गए, ताकि वो कर्ट के शरीर को देखने के बाद उनका अंतिम संस्कार करवा सके। जब कोर्टनी ने कर्ट के शव को देखा तो उसने उनके चेहरे को छुआ, उनसे बात की
और उनके बालों की एक लट काट ली। इसके बाद उसने कर्ट की पैंट नीचे कर दी और उनके शरीर के निजी हिस्से के कुछ बाल भी काट लिए। फिर वो उनके शव के ऊपर चढ़ गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। कुछ ही मिनटों में उनके कई दोस्त भी वहां पहुंच गए और उन्होंने वहां ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। जब ये अराजकता हो रही थी तब पत्रकार कर्ट के दोस्तों और परिवार वालों से जवाब लेने की कोशिश कर रहे थे। कोर्टनी, जो पहले से ही मानसिक रूप से टूट चुकी थी, अपनी पहली कुछ इंटरव्यूज में ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। अगले दिन सिएटल सेंटर के फ्लैग पवेलियन में एक सार्वजनिक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें लगभग 7,000 लोगों ने भाग लिया। लोग मोमबत्तियां, फूल और अपने हाथों से बनाए पोस्टर लेकर वहां पहुंचे। इस प्रोग्राम के दौरान एक सुसाइड काउंसलर ने भाषण दिया और युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वो अपनी भावनाओं के बारे में बात करें और जरूरत पड़ने पर मदद मांगे। कोर्टनी लव ने कर्ट के सुसाइड नोट के कुछ हिस्से पढ़े, ये कहते हुए कि उसकी कुछ लाइंस सीधे प्रशंसकों के लिए लिखी गई थी। एक क्षण में कोर्टनी ने कर्ट को बेवकूफ कहा और भीड़ से ये शब्द दोहराने को कहा। हजारों लोगों ने चिल्लाकर बेवकूफ कहा और फिर कोर्टनी ने नोट के कुछ और हिस्से पढ़े। उसके साथ लगभग 10 मिनट का एक भावनात्मक भाषण भी दिया। एक हफ्ते बाद जब कर्ट का अंतिम संस्कार किया गया तो कोर्टनी को उनकी राख से भरा एक अस्थि कलश दिया गया। उन्होंने थोड़ी सी राख अपने घर के बाहर एक विलो के पेड़ के नीचे दफना दी। बाद में उन्होंने बाकी राख को न्यूयॉर्क के इथाका में स्थित नामग्याल बौद्ध मठ में ले जाकर एक धार्मिक अनुष्ठान के साथ विसर्जित किया। जब कोर्टनी, परिवार और दोस्त कर्ट के नुकसान से जूझ रहे थे तब सिएटल पुलिस विभाग ने अपनी जांच पूरी कर ली थी। पुलिस को पता चला कि कर्ट कोबेन की शॉटगन उनके दोस्त डायलन कार्लसन ने खरीदी थी। अपनी गवाही में डायलन ने बताया कि कर्ट ने उसे ये शॉटगन खरीदने को कहा था क्योंकि उन्हें आत्मरक्षा के लिए एक हथियार चाहिए था। ये घटना लॉस एंजलिस में रिहाब सेंटर जाने से पहले हुई थी। ये शॉटगन सिएटल की स्टेनबेकर गन शॉप से खरीदी गई थी। जांच में ये भी सामने आया कि सिएटल लौटने के बाद कर्ट ने एक टैक्सी ली और सीधे एक गन शॉप गए जहां उन्होंने कारतूस खरीदे। जब टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि कर्ट ने उसे कारतूस खरीदने के बारे में बात की थी। उसका कहना था कि हाल ही में उनके साथ एक डकैती हुई थी, इसलिए उन्होंने आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की इच्छा जताई। इस जानकारी के आधार पर जांचकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि कर्ट ने डायलन कार्लसन से अपनी शॉटगन खरीदने के लिए कहा था। वजह ये थी कि पुलिस लगातार कर्ट के घर की निगरानी कर रही थी और पहले भी कई बार उनकी बंदूकें जब्त कर चुकी थी। इसलिए महज 5 दिनों की जांच के बाद सिएटल पुलिस डिपार्टमेंट ने कर्ट कोबेन की मौत को आत्महत्या करार देते हुए मामला बंद कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि कर्ट के कोहनी के अंदरूनी हिस्सों पर चोट के निशान थे। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि उन्होंने शॉटगन को उल्टा पकड़कर खुद को गोली मारी थी। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कर्ट की मृत्यु उनके शव मिलने से कम 3 दिन पहले हो चुकी थी। रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि उन्होंने पहले भारी मात्रा में हेरोइन अपने शरीर में इंजेक्ट की और फिर अपने ही बंदूक से सिर में गोली मार ली। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि कर्ट की हरकतें और उनके हालात इस ओर इशारा कर रहे थे कि उन्होंने आत्महत्या का ठोस फैसला कर लिया था। यही कारण था कि यह मामला फिर कभी नहीं खोला गया। कर्ट की मौत के बाद एक निजी इन्वेस्टिगेटर टॉम ग्रैंट, जिन्हें कोर्टनी लव ने कर्ट को खोजने के लिए नियुक्त किया गया था, इस मामले की आधिकारिक जांच से संतुष्ट नहीं थे। जब पुलिस ने मामला बंद कर दिया तो टॉम और भी बेचैन हो गए। उन्हें यकीन था कि सच्चाई इससे कई ज्यादा गहरी और रहस्यमय थी। टॉम ने कई सबूत इकट्ठा करना शुरू किया जो इस ओर संकेत कर रहे थे कि कर्ट कोबेन की हत्या की गई हो सकती है। उनका सबसे बड़ा संदेह कोर्टनी लव की ओर था। टॉम ने कोर्टनी लव की कई रिकॉर्डिंग्स हासिल की जिनमें वो अपने वकील से बातचीत कर रही थी। इन रिकॉर्डिंग्स में कोर्टनी का बर्ताव चालाक और विरोधाभासी नजर आ रहा था, जिससे टॉम की शंकाएं और गहरी हो गई। उन्होंने कोर्टनी से सीधे सवाल किए, जैसे कि उन्होंने कर्ट के क्रेडिट कार्ड को क्यों कैंसिल कर दिया जबकि वो अभी तक आधिकारिक रूप से लापता थे। टॉम को यकीन था कि कोर्टनी को पहले से ही पता था कि कर्ट सिएटल में लेक वॉशिंगटन बुलेवार्ड ईस्ट में मौजूद है। इसके बावजूद उन्होंने उनकी खोज में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। शंकाएं तब और गहरी हो गई जब टॉम को पता चला कि कर्ट की गुमशुदगी के दौरान उनके सहायक और दोस्त केली डेविड भी उसी घर में मौजूद थे। जब पुलिस ने केली डेविड से पूछताछ की तो उसने कहा कि वो घर में था लेकिन कभी ग्रीन हाउस टूफा में जाने की जरूरत महसूस नहीं की, वही जगह जहाँ कर्ट का शव पाया गया था। टॉम ग्रांट के लिए इस पूरे रहस्य का सबसे अहम किरदार केली डेविड थे। जांच के दौरान टॉम को एक नोट मिला जो कथित रूप से कोर्टनी लव ने लिखा था। इस नोट में उन्होंने केली से कुछ दिनों के लिए दूर रहने को कहा था ताकि उन पर कोई शक न किया जाए।
इसके अलावा टॉम को पता चला कि अपनी गवाही में केली ने कहा था कि उन्होंने 7 अप्रैल को कर्ट के दोस्त डायलन कार्लसन और खुद टॉम ग्रांट को कर्ट के घर में देखा था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कभी नहीं कही वो ये थी कि जब वो वहाँ थे तब वहाँ पहले से ही सड़ते हुए शव की एक तीव्र गंध आ रही थी। टॉम के लिए एक और रहस्यमय सवाल कर्ट कोबेन का कथित सुसाइड नोट था। टॉम का मानना था कि ये लेटर सुसाइड का संकेत कम और म्यूजिक इंडस्ट्री से संन्यास की घोषणा अधिक लग रहा था। सबसे ज्यादा संदेहास्पद थी अंतिम पंक्तियां, जिसमें कर्ट ने कोर्टनी और अपनी बेटी फ्रांसिस बीन को अलविदा कहा था। टॉम के अनुसार इस हिस्से की लिखावट बाकी लेटर से अलग दिखती थी। इस शक को साबित करने के लिए टॉम ने 2 हैंडराइटिंग एक्सपर्ट मार्सेल मेंटली और रेजिनाल्ड एल्टन को इस लेटर का विश्लेषण करने के लिए नियुक्त किया। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि दोनों एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कि सुसाइड नोट की अंतिम लाइंस कर्ट कोबेन की असली लिखावट से मेल नहीं खाती थी। टॉम ने केवल यही नहीं बल्कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी संपर्क किया। इन एक्सपर्ट्स ने बताया कि कर्ट के शरीर में इतनी अधिक मात्रा में हेरोइन थी कि उनके लिए खुद से शॉटगन चलाना भी नामुमकिन था। एक्सपर्ट्स ने एक और हैरान करने वाला खुलासा किया। शॉटगन और कारतूसों पर किसी भी स्पष्ट उंगलियों के निशान की अनुपस्थिति। अगर ये सुसाइड होती तो बंदूक और कारतूस पर कर्ट के उंगलियों के निशान जरूर होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। आमतौर पर यह तभी देखा जाता है जब कोई हत्यारा अपराध के बाद सबूत मिटाने की कोशिश करता है। टॉम ग्रांट ने जो भी सबूत इकट्ठा किए वो कभी भी पुलिस के लिए पर्याप्त नहीं माने गए। उनकी थ्योरी को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया और मामला दोबारा नहीं खोला गया। हालांकि सालों बाद टॉम ग्रांट उन लोगों के लिए अहम व्यक्ति बन गए जो कर्ट कोबेन की मौत को आत्महत्या मानने से इनकार करते थे। 2014 के मध्य में लेखिका ब्री डोनोवन ने ए डैनियल द डेथ ऑफ कर्ट कोबेन नामक एक किताब प्रकाशित की। ये किताब टॉम ग्रांट की जांच से प्रेरित थी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी बल्कि एक शोध था जिसमें ब्री ने सिएटल पुलिस डिपार्टमेंट की जांच में हुई असंगतियां और खामियों का विस्तार से विश्लेषण किया। लेखिका के अनुसार आधिकारिक जांच में 7 बड़ी गलतियां थी। अपराध स्थल को ठीक से प्रिजर्व नहीं किया गया। महत्वपूर्ण गवाहों से सही तरीके से पूछताछ नहीं की गई। कर्ट के शरीर में अत्यधिक मात्रा में हेरोइन पाई गई जो आत्महत्या के दावे पर सवाल उठाती थी। सुसाइड नोट की प्रामाणिकता पर शक के बावजूद उसे वैध मान लिया गया। कोर्टनी लव को भी एक संभावित संदिग्ध के रूप में नहीं देखा गया। जल्दबाजी में इसे आत्महत्या घोषित कर दिया गया। नए सबूत सामने आए, इसके बावजूद मामले को फिर से नहीं खोला गया। ब्री डोनोवन का दावा था कि कर्ट कोबेन की मौत के सिर्फ 6 दिनों के भीतर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे उनके शरीर पर और अधिक फॉरेंसिक जांच की कोई संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस किताब में ये भी डिटेल में बताया गया कि निजी इन्वेस्टिगेटर टॉम ग्रांट ने ये खुलासा किया था कि कर्ट के लापता होने के दौरान उन्हें कई मौकों पर अपने दोस्तों के साथ और यहाँ तक कि एक सुपरमार्केट में भी देखा गया था। हालांकि वो मानसिक रूप से परेशान और टूट चुके थे, फिर भी उन्होंने सुसाइड करने के कोई ठोस संकेत नहीं दिए थे। लेकिन इन सभी खोजों और सबूतों के बावजूद कोई भी निर्णायक तथ्य सामने नहीं आया जो साबित कर सके कि कर्ट कोबेन की हत्या हुई थी और इसे सुसाइड का रूप दिया गया था। यही वजह थी कि यह मामला समय के साथ अनगिनत षड्यंत्र सिद्धांतों का केंद्र बन गया। इनमें से कई सिद्धांतों में भी पर्याप्त सबूतों की कमी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस मामले को लेकर और भी संदेह पैदा कर दिए। कुछ सबसे चर्चित सिद्धांत। पहला और सबसे विवादित सिद्धांत कि कर्ट की पत्नी कोर्टनी लव उनकी हत्या में शामिल हो सकती थी। इस थ्योरी के समर्थकों का मानना है कि कोर्टनी किसी भी हाल में कर्ट की प्रॉपर्टी और उनके फाइनेंशियल मामलों पर पूरा नियंत्रण चाहती थी। उनका कहना है कि कर्ट का मानसिक स्वास्थ्य और उनके नशे की लत उनकी आर्थिक स्थिति को अस्थिर कर रही थी, जिससे कोर्टनी चिंतित हो गई थी। दूसरा चर्चित सिद्धांत किसी तीसरे व्यक्ति का शामिल होना। इस विचारधारा के अनुसार किसी ने निजी दुश्मनी या फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए कर्ट को हेरोइन का ओवरडोज दिया और फिर इसे आत्महत्या का रूप दे दिया। ये सिद्धांत खास तौर पर इस तर्क पर आधारित है कि कर्ट के शरीर में इतनी अधिक मात्रा में हेरोइन थी कि वो खुद शॉटगन चला ही नहीं सकते थे। अन्य लोकप्रिय षड्यंत्र सिद्धांत ये है कि कर्ट को मानसिक रूप से हेरफेर किया गया था, खासतौर पर उनके सबसे करीबी लोगों द्वारा, जिनमें उनकी पत्नी कोर्टनी लव भी शामिल थी। इस थ्योरी के अनुसार कर्ट को इस हद तक मानसिक रूप से कमजोर कर दिया गया कि उन्हें आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। लेकिन यहाँ ये षड्यंत्र सिद्धांत और भी चरम स्तर पर पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री ने मिलकर कर्ट कोबेन को खत्म करवा दिया। इस थ्योरी के समर्थकों का मानना है कि कर्ट कोबेन रिकॉर्ड कंपनियों के लिए खतरा बनते जा रहे थे।
वो लगातार फेम और कॉर्पोरेट म्यूजिक इंडस्ट्री के खिलाफ बोलने लगे थे, जिससे बड़ी म्यूजिक कंपनियों के आर्थिक हितों पर खतरा मंडराने लगा था। इस थ्योरी को मानने वालों का तर्क है कि म्यूजिक इंडस्ट्री की ताकतवर हस्तियां किसी भी हद तक जा सकती थी, ताकि कर्ट उनके मुनाफे और पूरी युवा पीढ़ी की मानसिकता को प्रभावित न कर सके। हालांकि ये सिद्धांत काफी अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आज भी कर्ट कोबेन की विरासत युवा पीढ़ी पर गहरा प्रभाव डालती है। अगर 90 के दशक की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो ये समझना मुश्किल नहीं कि क्यों उनकी विचारधारा ने लाखों युवाओं को प्रभावित किया। अब सबसे विचित्र और अविश्वसनीय षड्यंत्र सिद्धांत। कुछ लोगों का मानना है कि कर्ट कोबेन ने अपनी आत्महत्या का नाटक किया और हमेशा के लिए गुमनामी में चले गए। इस सिद्धांत के समर्थक दावा करते हैं कि कुछ लोगों ने उन्हें वर्षों बाद जीवित देखने का दावा किया है। साल बीत गए, लेकिन कर्ट कोबेन की विरासत आज भी जीवित है। म्यूजिक की दुनिया में जहां अधिकतर कलाकार मनोरंजन को प्राथमिकता देते हैं, निर्वाणा ने म्यूजिक को एक गहरे और अर्थपूर्ण माध्यम में बदल दिया। एक ऐसा जरिया जिसने वास्तविक दर्द और असली भावनाओं को व्यक्त किया जा सके। कर्ट कोबेन की ईमानदारी और कच्ची सच्चाई आज भी महसूस की जा सकती है। एक ऐसे दौर में जब म्यूजिक इंडस्ट्री पूरी तरह से व्यावसायिक मशीनरी में तब्दील हो चुका था, कर्ट इस प्रभाव के विरुद्ध खड़े थे। उन कुछ दुर्लभ कलाकारों में से एक थे जो सिर्फ लोकप्रियता के लिए नहीं बल्कि अपने दिल से संगीत बना रहे थे। लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं थी। कर्ट ने उन सामाजिक मुद्दों के खिलाफ भी आवाज उठाई जो आज भी प्रासंगिक है, जैसे लिंगभेद, होमोफोबिया और समाज में गहराई से जमे पूर्वाग्रह। उनकी सोच ने युवाओं के भीतर एक नई चेतना को जन्म दिया, जिसने उन्हें सामाजिक मानकों पर सवाल उठाने और एक नए दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया। कर्ट का बेतरतीब अंदाज, पुराने ढीले कपड़े और अस्त व्यस्त बाल उनकी रिबेल सोल का प्रतीक थे। एक ऐसा व्यक्ति जो मुख्य धारा की परिभाषाओं से परे जाकर अपनी पहचान बनाना चाहता था। ये सब स्मेल्स लाइक टीन स्पिरिट के साथ और भी गहराई से महसूस किया गया। एक ऐसा गीत जिसने पूरी युवा पीढ़ी की ऊब, असंतोष और भविष्य के प्रति उनकी उदासीनता को आवाज दी। लेकिन इस गीत की व्याख्या कई तरह से की गई। कुछ इसे समाज की एकरूपता के खिलाफ विद्रोह मानते हैं, तो कुछ इसे अस्तित्वगत पीड़ा और गहरे आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कर्ट खुद थे। कर्ट कोबेन की मौत ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। उनका जाना केवल एक महान कलाकार की मृत्यु नहीं थी, बल्कि ये उस संवेदनशील आत्मा का अंत था जिसने लाखों लोगों की भावनाओं को अपने गीतों में डाल दिया था। सालों बाद कोर्टनी लव ने दावा किया कि कर्ट की सफलता से नफरत करने की बात एक मिथक मात्र है। उनके अनुसार कर्ट ने अपनी प्रसिद्धि के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि वो अपनी उपलब्धियों का आनंद नहीं ले सके। कोर्टनी का मानना था कि कर्ट की आत्महत्या उनके व्यक्तिगत संघर्षों के कारण हुई, न कि प्रसिद्धि के दबाव की वजह से। लेकिन किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, कर्ट कोबेन की मृत्यु ने उस समय के युवाओं के लिए एक गहरी क्षति का प्रतिनिधित्व किया। वो उनके प्रवक्ता थे, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दुनिया की सबसे गहरी और अनकही भावनाओं को शब्द और ध्वनि का रूप दिया। उनकी सुसाइड ने मानसिक स्वास्थ्य, नशीली दवाओं के प्रभाव और प्रसिद्धि के अंधेरे पक्ष पर महत्वपूर्ण चर्चाओं को जन्म दिया। कर्ट ने कभी प्रसिद्धि की लालसा नहीं की और न ही उन्होंने खुद को अपनी पीढ़ी का प्रवक्ता मानने की इच्छा रखी। उनके लिए म्यूजिक ही एकमात्र आश्रय था, एक ऐसी प्रतिध्वनि जो उनकी आंतरिक पीड़ा को बयां करती थी। लेकिन यही दर्द धीरे धीरे उन्हें निगलता चला गया। आज उनकी मृत्यु को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा जाता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सबक हमें मिलता है वो ये है, हम अपनी भावनाओं और मानसिक संघर्षों से बच नहीं सकते और ना ही उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं। जिस दर्द को हम अनदेखा करते हैं वो कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि वो धीरे धीरे भीतर ही भीतर बढ़ता जाता है, और जब हम सबसे कम उम्मीद करते हैं तब हमें भीतर से तोड़ देता है। इसलिए हमें अपनी परेशानियों से भागने के बजाय उनका सामना करने की हिम्मत रखनी चाहिए, चाहे इसमें पूरी जिंदगी ही क्यों ना लग जाए।